बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। इन last lectures or previous lectures we have completed an overall view of structural changes in which we have covered the points: an overview of current economy, the early year 1947 to 1958, Ayub's era of 1958 to 1968, phase 3 Bhutto 1972 to 1977, phase 4 Zia 1977 to 1988, and phase 5 democracy 1988 to 1999। ये हमने 1950s से 40s से 2000 तक जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस का इरा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में उन तमाम इराज को डिटेल में डिस्कस किया। उन इराज में से एक टाइम पीरियड ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स का भी है। आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद फैक्टर्स बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, ट्यूबवेल्स एंड ट्रैक्टराइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसके बाद हम लैंड रिफॉर्म्स देखेंगे और उसमें एग्रीकल्चरल टैक्स को भी डिस्कस करेंगे। कॉज ऑफ गोल्डन एरा, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स। बैकग्राउंड: टू स्टडी two important events, green revolution and land reforms, which resulted in the transformation of the agricultural sector। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स, जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the phenomenon of the spectacular rise in agricultural production, particularly the production of wheat and rice in the late 60s and early 70s। ग्रीन रेवोल्यूशन इसके नेम से लग रहा है कि ये एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड है, और इस रेवोल्यूशन में जो व्हीट और राइस की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी ड्यूरिंग लेट 60s एंड अर्ली 70s एज ए रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ HYVs, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हमें दिया हुआ है 1949 से 1969 तक। तो ड्यूरिंग 1967 and 68, the year was green revolution was at its peak। 1967 और 68 में ग्रीन रेवोल्यूशन पीक पर था। एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज्ड बाय 11.7%। इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है एक वर्टिकल बार जो 11.7% को शो कर रही है। दैट शोज कि इस टाइम पीरियड में हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्शन थी वो पीक पर थी। डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द फॉर्मेटिव इयर्स 1949 to 1958, average annual growth rate was 1.43%, less than half of the population growth rate। Marked change in performance during 60s। Decade of 60s, spectacular growth in agriculture took place in two phases: financial year 60 to financial year 64, average annual growth rate 3.7%। हमें यहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर की दो phases दिए हुए हैं। First phase is 1960 to 64 and second phase is 1965 to 1970।
जिसमें एनुअल ग्रोथ रेट 6.3% था। तो फर्स्ट फेज के ग्रोथ रेट की कॉजेस क्या थी? इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज, मेनली ट्यूबवेल्स। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 1961 and financial year 1965, 25,000 new tube wells were installed. Farm area serviced by tube wells doubled. तो इस फेज में ट्यूबवेल पे मोर फोकस किया गया। और सेकेंड फेज में मेन कॉज इरिगेशन वाज सप्लीमेंटेड विद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स फॉर व्हीट एंड राइस, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो फर्स्ट फेज में ट्यूबवेल्स पे फोकस किया गया और सेकेंड फेज में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और सीड्स पे फोकस किया गया, या ट्रैक्टराइजेशन इसको हम कह सकते हैं। Overall, most important ingredient of the Green Revolution's technology package was availability of water as and when required. तो इसमें जो मेन सोर्स था इसके रेवोल्यूशन का, that was availability of water due to tube wells, was largely concentrated only to Indus Basin, और वो इंडस रिवर से हमें वहां से ज्यादा मिल गया। High yield variety seeds for wheat. International Wheat and Maize Improvement Center established in Mexico in 1943 developed the dwarf high yielding variety of wheat which tripled Mexican wheat production between 1944 and 1967. Wheat acreage under high yield varieties in underdeveloped countries increased from 10,000 hectares in 1965 to over 17 million in 1973. तो ये हमें वो फिगर्स दिए हुए हैं कि 1943 में मेक्सिको में एक सेंटर डेवलप हुआ था और उसकी वजह से जो हमारी उस कंट्री की व्हीट की प्रोडक्शन थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी। प्रोवाइडिंग impetus for adoption of high yield varieties in food deficit countries like India, Pakistan, Turkey, etc. Mexico और Pakistan wheat seeds were experimented and reproduced in large areas. तो पाकिस्तान में भी उन सीड्स को इम्प्लीमेंट किया गया। राइस के लिए इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI founded in Philippines in 1962. Lester Brown discovered the high-yielding miracle dwarf variety of rice known as IRRI-6. Rice acreage under the high-yield variety in underdeveloped countries increased from 49,000 hectares in 1965 to 16 million in 1973. तो 1965 से 73 के दरमियान हमें राइस की प्रोडक्शन बताई हुई है कि वो कितनी इंक्रीज हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन इज resounding success as far as production, growth and output are concerned. Wheat production increased by 91% between 1960 to 70. Wheat की प्रोडक्शन 91% तक इंक्रीज हुई। राइस की प्रोडक्शन 141% over the same period. Production of other crops not related to HYV seeds also increased because of non-seed factors, irrigation, pesticides, fertilizers in the technology package. First plan accorded low priority to agriculture. Second plan, agricultural development accorded to higher priority. 1960 to 65, all important food and cash crops, wheat, rice, cotton, sugarcane, recorded meaningful productivity gains. And 1965 to 70 shows phenomenal growth rates. Food grains 18% per acre, cotton 6% and sugarcane 8%. तो यहाँ पर हमें डिफरेंट प्लान्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि उसमें हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन
कम थी और 60s to 70s में ये इंक्रीज हो गई। फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। प्राइम vehicles of change, the massive switch over to HYVs, consumption of fertilizers threefold increase from 111.8 thousand tons to 381.9 thousand tons, area covered by plant protection 1.7 million spray acres to 4.14 million, ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ट्यूबवेल्स, अभी जो हमने फोर्थ इसका फैक्टर पढ़ा है ट्यूबवेल्स, उसके फैक्टर्स हम देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द टेक्नोलॉजी पैकेज वाज वाटर, since the HYV seeds and fertilizer package were critically dependent on it. Tubewells increased from few hundred in 1960 to 75,000 in 68 and 156,000 in 75. Issues: location, high concentration in rich districts with 91% in 68 in Punjab caused inter-regional disparities to grow. Given size and cost, mainly installed by landowners with over 25 acres of land, dependent on ability to borrow money. ये वो issues हैं जो ट्यूबवेल्स के साथ create हुए। Encouraged by the provision of cheap credit through Agricultural Development Bank of Pakistan, overvalued exchange rate made tractors cheap, liberal credit policy and loans. उसके बाद हमने जो सेकंड और फिफ्थ, इसको हम कह लें यहाँ पर फिफ्थ जो हमारा फैक्टर है ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टराइजेशन। एज अ रिजल्ट tractors increased from 2059 to 18,909 in 68. 58% in Lahore, Multan and Bahawalpur districts. Close link between tubewells and tractor ownership, 75% इसका रिलेशनशिप है। उसके बाद 6 हमारा फैक्टर है बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। हैवी सब्सिडीज गिवन ऑन ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, लो इनपुट पॉलिसी, high output price policy for food and cash crops to correct the balance in favor of the agricultural sector. Agricultural prices raised substantially. Increased credit availability, 5-fold increase in credit disbursement by Agricultural Development Bank of Pakistan. Commercial banks also start lending more. तो ये 7 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड अवॉइडेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेसिंग इम्पैक्ट, impact on income distribution, impact on regional disparities. First, increase in productivity. Increases in productivity in various food crops which helped overcome food crisis in many developing countries. तो ये first इसका हमें benefit मिला. Averted possible famines and large-scale starvation in Asia and Africa. Increased marketable surplus which was used to meet the increasing demands of urban consumers, avoided economic stagnation. Employment displacing effect. Greater mechanization of the agricultural process which leads to employment displacing, partly neutralize the employment generating effect. World Bank Agricultural Development Bank report
the introduction of a new tractor on average displaced 10 manual workers. तो इस फैक्टर का ये इफेक्ट हुआ कि इससे एम्प्लॉयमेंट कम हो गई क्योंकि 10 वर्कर्स की जगह एक ट्रैक्टर ने ले ली. इम्पैक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रैक्टराइजेशन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन पे. द सक्सेस ऑफ HYVs depended on optimal and simultaneous use of fertilizers, water and pesticides. Small farmers did not have resources to purchase these inputs. Large farmers had easier access to graded canal water supplies and other extension services. 1968, only about 4% of the total tube wells were installed by small farmers, while 70% were owned by farmers possessing more than 25 acres. तो इसमें जो ट्रैक्टर्स थे वो रिच पीपल के पास ज्यादा थे या लैंड लॉर्ड्स या लैंड ओनर्स के पास, और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास कम थे. एंड लास्ट इम्पैक्ट ऑन रीजनल डिस्पैरिटीज. The areas selected for experimentation were the most fertile, most optimally irrigated area, most prosperous. Since new technologies were concentrated in affluent areas, regional disparities were aggravated. Pakistan, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa failed to reap the benefits of modern inputs. Burki, it was the farmers who owned between 50 and 100 acres of land, almost all of them in the Punjab, who produced Pakistan's Green Revolution. 1973 to 77, Green Revolution runs out of the stream. Causes: deterioration in the quality of seeds, defective pattern of adoption. Farmers were handicapped due to financial and management constraints. Water requirement of the new technology not fully met. Water logging and salinity in the Punjab. 1977 में ग्रीन रेवोल्यूशन का एंड हो गया और उसकी रीजंस क्या थी? उसमें सबसे पहले हाई क्वालिटी सीड्स नहीं थे, उनकी क्वालिटी बहुत ही लो हो गई थी. उसके अलावा डिफेक्टिव पैटर्न्स ऑफ एडॉप्शन, वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी और वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इन ओनली पंजाब. उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स. Important mechanism for changing ownership and wealth patterns implies a redistribution of land away from large landholders to those who are often landless. Two sets of land reforms have occurred in Pakistan, 1959 and 1972. Land reforms का मतलब है कि लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें लैंडलेस जो पीपल हैं, लैंड होल्डर्स से लैंड लेके लैंडलेस पीपल को रिफॉर्म की जाए, और इसके दो सेट्स पाकिस्तान में अकर हुए, वन 1959 में और सेकंड 1972 में. रीजंस फॉर फेलियर. ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लैंड रिफॉर्म अटेम्प्ट्स, लेकिन वो फेल हो गई. क्यों? Land reforms was the most significant class in the Muslim League. 50% of councilmen in Punjab were large landlords. 60% of councilmen in Sindh were large landlords. 1959 put ceilings on land holdings. Small amount of land handed over. Moreover, most was uncultivated land. जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उनसे जमीनें ले ली गई स्मॉल अमाउंट में, और उसमें से बहुत सारी अनकल्टिवेटेड थी. इंपॉर्टेंट फीचर्स: assumed land to be sold to landless tenants. कैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको वो जमीन सेल कर दी जाए. लूप होल्स:
इंट्रा फैमिली एंड इंट्रा हाउस होल्ड ट्रांसफर्स अलाउड, कि अगर एक फैमिली से रिलेटेड है वो जिसने परचेज करनी है तो वो भी अलाउ थी। 1972 में लैंड रिफॉर्म्स क्या हुई? Ceilings further lowered. Small amount of land handed over. Moreover, most was uncultivated lands. Important features: surrendered land would not receive any compensation and land to be given free to landless tenants. Only 1% of landless benefited from the reforms. Land ownership structure has not changed despite land reforms of 59 and 72. इन दोनों phases में land ownership का structure change नहीं हुआ. Land reforms largely neutralized due to transfer of land in favor of relatives because ceilings were fixed per person rather than per family. Land surrendered was largely fallow and barren. बंजर जमीनें थीं. Additional land reform do not seem politically possible at the moment. और उसके बाद agricultural tax. Should agricultural income be taxed in Pakistan or not? Arguments for taxing agricultural income. क्या पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स इम्पोज होना चाहिए? कुछ आर्गुमेंट्स इसके फेवर में हैं. गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज द टैक्स टू जीडीपी रेशो. गवर्नमेंट को टैक्स की रेशो बढ़ानी चाहिए ताकि जीडीपी की रेशो बढ़ सके. पुट द टैक्स इन प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल बाय पर्टिकुलरली गिविंग दिस मनी टू स्मॉल लैंडलॉर्ड्स. एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी स्मॉल लैंडलॉर्ड्स को ये टैक्स पे करना पड़े. मेक द एग्रीकल्चरल टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर. एग्रीकल्चर shouldn't be treated important as compared to other sectors. और कुछ आर्गुमेंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं. इट विल डिस्करेज स्मॉल लैंड ओनर्स, कि ऐसे लोग जिनके पास जमीनें कम हैं उनको भी टैक्स देना पड़ेगा. परसेंटेज ऑफ लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैज बीन डिक्रीज ड्यू टू इनहेरिटेंस लॉज, कि जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं वो कम टैक्स पे करते हैं. कलेक्टिंग एग्रीकल्चरल टैक्स इज कॉम्प्लेक्स, इसका कलेक्शन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है. Costs have already gone up due to removal of many subsidies and 17% imposition of VAT. Food inflation, इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो सकता है. और अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू हाई टैक्स अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकती है. सो वी हैव कवर्ड दिस टू मेन इवेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड land reforms, and in which we have covered tube wells, tractorization and agricultural tax. These were the main points. That's all for today's lecture. Thank you. Stay safe.